हाँ भाई, रियल मैड्रिड वालों आ गया मज़ा। फिर चिढ़ा लिया सबको। मतलब लगा दिए जाके पोस्टर मेट्रो के नीचे और बिल बोर्ड्स के ऊपर कि फाइनली जबी अलोंसो इज हेयर एंड रियल मैड्रिड इज बैक। एंड बट यार, मजाक से हटके टू बी ऑनेस्ट बहुत ही फैंटास्टिक मैच था। मज़ा आ गया। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ऐसा लगा कि रियल मैड्रिड सिर्फ 11 नामों की टीम नहीं खेल रही है, एक्चुअली में एक टीम खेल रही है विद कोऑर्डिनेशन एंड विद इंटेंट एंड एवरीथिंग। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट पूरे मैच में ये चीज़ विजिबल थी कि फाइनली दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। मैंने पहले भी बोला था कि जो पहले मैच में अल हिलाल की वर्सेस मिस्टेक्स हुई हैं, डोंट वरी, जब हमने इतना एनालाइज कर लिया तो जबी अलोंसो तो उस चीज़ को एनालाइज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे चेंजेस है जो हमें इस मैच में देखने को मिले। ऑब्वियसली कुछ बेकार चीज़ें भी हुई, जैसे कि रेड कार्ड एंड ऑल दैट, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। बट आज की वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये जो रियल मैड्रिड थी, ये बाकी वर्जन ऑफ रियल मैड्रिड से काफ़ी अलग खेली। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आपने वो चीज़ भी एनालाइज करी हो, कर ली है तो बहुत बढ़िया, नहीं करी तो आई एम हेयर टू टेल यू दैट हाउ रियल मैड्रिड वॉज प्लेइंग बेटर देन द प्रीवियस वर्जन ऑफ रियल मैड्रिड। इवन अल हिलाल वाले मैच से भी क्या ऐसा अलग था जो आपको काफ़ी टाइम से रियल मैड्रिड में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैंस, मदरस्ताज, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। फर्स्ट पॉइंट, द मिडफील्ड, ठीक है। अब यार मिडफील्ड के बारे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कल नोटिस करी, मैं आपको मतलब थोड़ा सा क्विकली बताता हूँ। छठे या सातवें मिनट में राउल एसेंसियो को रेड कार्ड मिल गया था, राइट। उसके बाद सेवन्थ मिनट में, उसके बाद रियल मैड्रिड में फील्ड पे बचे 10 लोग। आपका जो चुआमेनी था वो जाके उसको सेंटर बैक खेलना पड़ा बेचारे को। भाई एक तो भाई हैट्स ऑफ टू दिस गाय, वो बेचारा अपनी पोजीशन में कभी खेल ही नहीं पाता। कार्लो एंचेलोटी के टाइम से लेके जबी अलोंसो से लेके भाई हर बार बेचारा सेंटर बैक ही पड़ रहा है, कभी कंप्लेंट नहीं करता है। टू बी ऑनेस्ट, हैट्स ऑफ टू दिस गाय, ठीक है। तो ये जो जैसे ही राउल एसेंसियो सेंट ऑफ हुआ तो जो हमारे चुआमेनी थे उनको सेंटर बैक में आके खेलना पड़ा। पर अब यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे अलग हुई है, जो पहले कभी नहीं होती थी। कार्लो एंचेलोटी के एरा में क्या होता था कि जो हमारे मिडफील्डर्स थे उनको ट्रैक बैक करना पड़ता था, उनको पीछे जाना पड़ता था। यही सिनेरियो अगर कार्लो एंचेलोटी के टाइम पे हुआ होता ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 7 मिनट में उसको रेड कार्ड मिला, 8वें मिनट में आर्दा ग्यूलर या फिर गोंजालो गार्सिया में से एक जना वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता। क्योंकि कार्लो एंचेलोटी वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे। वो अपनी टिपिकल 4-3-3 एंड एक बहुत ही सेफ अप्रोच के साथ जाते हैं। बस यहीं पर जबी अलोंसो इज डिफरेंट। तो अगर यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी की मैड्रिड होती तो इनके मिडफील्डर्स पीछे जाके ट्रैक बैक कर रहे होते, डिफेंड कर रहे होते, क्योंकि आपको रेड कार्ड मिल गया, अपने सेंटर बैक्स को डिफेंड कर रहे होते। यहीं पे जबी अलोंसो ने क्या करा कि जो अपने दोनों मिडफील्डर थे, जूड बेलिंगम और एक आर्दा ग्यूलर, इन दोनों को बोला कि भाई आपको आगे रहना है। आगे रहने का मतलब जो पचुका के डिफेंडर्स हैं उनके बीच में आपको प्रेसिंग, जो आपका रोल था, आपको भूल जाने के पीछे कुछ हो रहा है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सेंटर बैक 10 मैन एंड ऑल दैट, वो सब देख लेंगे। आपका काम है पचुका के डिफेंस के साथ में घूमना, आगे रहना। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर आपके मिडफील्डर्स पीछे रहते, कहीं ना कहीं पचुका आपके ऊपर चढ़ के प्रॉपरली खेल रही होती। अब आपके 2 प्लेयर एटलीस्ट आगे खड़े हैं, 3 प्लेयर, गोंजालो गार्सिया भी कहीं ना कहीं लगा लो, तो उनको कहीं ना कहीं यार अब पीछे कैसे जाए, क्योंकि प्लेयर आगे है। वहीं पे आपके मिडफील्डर्स अगर पीछे की तरफ होते तो अगर जो आपके बॉल कैरिंग डिफेंडर है, फिर उसका फायदा क्या खिलाने का। वो बॉल कैरिंग डिफेंडर जो डीन हाउसन जो आपके लिए वहां पे है, वो जो बॉल डिलीवरीज आगे दे रहा है, तो आगे बॉल डिलीवरीज को लेने के लिए कोई होना तो चाहिए। वही मिडफील्डर अगर पीछे की साइड से भागता हुआ जाएगा, कोई चांस नहीं बनेगा। बट वही मिडफील्डर अगर आगे ऑलरेडी खड़ा है, उसको पीछे से स्प्रिंट करके नहीं आना, तो वो अपना जो पूरा एफर्ट है या जो पूरी एनर्जी है वो उस बॉल को गोल में स्कोर करने के लिए लगाएगा। और इसका फैंटास्टिक एग्जांपल जूड बेलिंगम की फॉर्म में आपको कल को मिल गया, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग 40 मीटर्स पीछे, आपके जूड बेलिंगम वगैरह जो थे वो आगे ही खेल रहे थे। एंड जब फाइनली उनको मौका मिला तो जूड बेलिंगम हैड अ फैंटास्टिक फिनिश एंड मैच वहां पे जो है एक तरीके से मैच जो है वहीं पे पलट के आपको मिल गया। और उसके बाद जो आर्दा ग्यूलर का एग्जांपल था, आर्दा ग्यूलर का जो गोल था, वो भी एक अनदर एग्जांपल था आपको यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। तो स्टेइंग हाई, मतलब आपके जो मिडफील्डर्स थे वो हमेशा हाई थे। हाई का मतलब वो हाई नहीं, स्टेइंग हाई का मतलब कि डिफेंडर्स के साथ आगे खड़े थे, बिल्कुल प्रेस कर रहे थे, एक तरीके से मौका ढूंढ रहे थे गोल मारने का। और ये इसका फायदा बस ये हुआ कि उन्होंने लेट रन्स बहुत अच्छी बनाई। उन्हीं लेट रन्स की बदौलत कल हमें गोल्स मिले। एंड आप 2 मिनट के लिए ये भूल भी गए कि शायद हम 10 मैन खेल रहे थे। ये होता है रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, ये होता है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो जबी अलोंसो ने कल दिखाया। तो वी हैड अ न्यू इंप्रूव्ड टैक्टिकल मिडफील्ड जो हमें बाकी मैचेस में नहीं देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता शायद इस पॉइंट के बारे में कोई मुझसे डिसएग्री करेगा, डीन हाउसन
मतलब द बेस्ट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, मतलब ऐसा लगता है कि 50 मिलियन बार्गेन जो रियल मैड्रिड को मिला है, शायद साइनिंग ऑफ द लास्ट 5 to 10 ईयर्स होगा, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो एंड विनीसियस एंड ऑल दैट, बट भाई व्हाट अ फैंटास्टिक साइनिंग वी हैड। एक 19 साल का लड़का, एक सेंटर बैक जो अभी तक बॉर्नमथ में खेल रहा था, और उसके बाद अब वो सीधा रियल मैड्रिड आ गया और उसने 31 पासेस दिए जो पचुका की डिफेंस लाइन को चीरते हुए आगे चले गए। आप खुद सोचो, 31 पासेस एक डिफेंडर आपको दे रहा है, और उसमें से मतलब डिफेंस से आगे गए, और उसमें से 11 ऐसे थे जो बिल्कुल फाइनल थर्ड में पहुंच गए, मतलब जो बिल्कुल उनके डी के पास पहुंच गए, और उनको एक तरीके से चांस क्रिएशन के आसपास कहीं ना कहीं पहुंच गए। एक डिफेंडर, नॉट इवन अ मिडफील्डर, मतलब टेक्निकली बोलो तो डीन हाउसन वॉज प्लेइंग लाइक मॉडरिच। यही कारण था कि हैविंग दीज काइंड ऑफ डिफेंडर्स, जबी अलोंसो ने मिडफील्ड वाला रिस्क ले लिया, स्टे हाई करने वाला, और डीन हाउसन जो है मतलब उनमें से फाइनल थर्ड में रखा, और ये पूरे मैच में मैड्रिड के किसी भी मिडफील्डर और डिफेंडर से ज्यादा पासेस थे जो फाइनल थर्ड तक पहुंचे। ठीक है, तो अब आपको इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि भाई एक तो अगले बंदे ने डिफेंडिंग जो करी बहुत ही फैंटास्टिक करी, उसके बाद अपनी प्लेसमेंट बढ़िया रखी, उसके बाद उसने आपको एक मिडफील्डर की कमी यहां पे महसूस होने ही नहीं दी, क्योंकि वो आपके 3 डिफेंडर्स को स्प्लिट कर दे रहा है। मिडफील्डर के पास का क्या काम है, मतलब अटैकर्स के लिए, कि वो आपके मिडफील्ड को पास करके आपको बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो काम आपका डिफेंडर वहां पे ऑलरेडी कर दे रहा है। तो आपको एक मतलब आपको कहीं से लग ही नहीं रहा है कि मुझे जो है एक प्लेयर की कमी यहां पे महसूस हो रही है। और इसका प्राइम एग्जांपल है, अगर कल आपने देखा हो, आप जाके देख लेना, मैं वीडियो नहीं डाल सकता नहीं तो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। वेल्वर्डे का जो तीसरा गोल था, इसकी शुरुआत डीन हाउसन से हुई थी। आप जाके देखना किस तरीके से डीन हाउसन के पास ने उसको स्प्लिट करा, एंड यहां पे आपको एक तरीके से गोल देखने को मिल गया। तो ये जो साइनिंग है डीन हाउसन की, ये आपको दिखाती है, और जो पोजिशनिंग, जो टैक्टिक एक तरीके से जबी अलोंसो ने यहां पे यूज करी है, भाई ये आपको दिखाता है पहली बात तो कि जैसे सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे, रियल मैड्रिड विल बैक टू 3-5-2 वाला अपना जो है, ये मुझे साफ दिख रहा है। उसके बाद जब आपके पास ऐसे डिफेंडर है, आप मानो कि बीच में रियल मैड्रिड 2 डिफेंडर्स के साथ भी खेली है, मतलब उनका एक तरीके से मतलब आप मानो कि 2-5 वाली जो था वो वाली पोजीशन वहां पे कहीं ना कहीं हो गई थी। तो 2-5-2 टाइप का, इस टाइप से कुछ रियल मैड्रिड खेलने लगी थी बीच में 3, बाद में तो डिफेंडर आ ही गया था, तो बाद में जब रुडिगर वगैरह आया तो वापस बैक टू 3 हो गया, बट बीच में दे वर प्लेइंग विद 2 डिफेंडर्स, क्योंकि फ्रैन गार्सिया एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर तो वर द फुल बैक्स जो प्रॉपर आगे जाके अटैक कर रहे थे। मतलब ये जो अटैकिंग माइंडसेट है ना भाई, ये रियल मैड्रिड को ना कहीं अलग बनाता है कि भाई डरते वरते नहीं है, रेड कार्ड मिलना था मिल गया, ठीक है, खेलेंगे, चढ़ गए तुम्हारी छाती के ऊपर। ये जो एटीट्यूड दिखाया और इसमें फैंटास्टिक रोल प्ले किया डीन हाउसन ने, हैट्स ऑफ टू दिस 19-year-old गाय भाई। वी आर इन अ ट्रीट भाई। रियल मैड्रिड ने एक ऐसा प्लेयर साइन कर लिया है जो शायद रामोस का फैन जरूर होगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रामोस से कहीं ना कहीं बेटर खेल रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉल गिविंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब एनएफएल में क्वार्टरबैक्स होते हैं ना जो आपके डिफेंस से बॉल को आगे भेजते हैं, जस्ट लाइक द सेम थिंग डीन हाउसन वॉज प्लेइंग, एंड बहुत मजा आ गया भाई मुझे मैच देख के। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द लेफ्ट साइड ट्राइंगल। अब लेफ्ट साइड ट्राइंगल की भाई बात अगर मैं करूंगा तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि भाई फ्रैन गार्सिया हैड अ फैंटास्टिक नाइट। उसने अपने हेटर्स, डाउटर्स सबको भाई बिल्कुल शांत कर दिया। मैं तो बहुत टाइम से फ्रैन गार्सिया के लिए वैसे भी बोलता हूं, बट कल की परफॉर्मेंस ने भाई फ्रैन गार्सिया की ये दिखा दिया कि रियल मैड्रिड को वैसे लेफ्ट बैक की जरूरत अभी है नहीं, अगर आप ऑनेस्टली देखो तो। और ये कोई बहुत छोटी छाटी टीम नहीं थी भाई, सालोमन रॉन्डन, केनेडी, इस टाइप के प्लेयर्स थे जिनको उसको भाई प्रेस करना था, और ब्राइन गोंजालेस, चाका जैसे डिफेंडर्स भी थे उधर। हाई लाइन मतलब प्रॉपर खेला लड़का, टू एंड फ्रो खेला है, डिफेंडिंग करी है फुल सेम, वही 38 डिग्री सेल्सियस कल टेम्परेचर था, उसी टेम्परेचर में बाकी टीम के साथ भाई वो भी उतनी ही मेहनत से भाग दौड़ कर रहा है, आपके लिए चांसेस क्रिएट कर रहा है, फॉरवर्ड रन्स बना रहा है, डिफेंडिंग कर रहा है, हर चीज़ यहाँ पे करी है, ठीक है। तो जो मैड्रिड का पहला गोल था वो इट्स मोर लाइक अ 3 टच मूव था। हाउसन, गोंजालो गार्सिया, उसने एक टच फ्लिक दिया, और उसके बाद फ्रैन गार्सिया जो विंग से एकदम रेस करता हुआ गया एंड उसने बेलिंगम को दिया एंड गोल, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड का जो ट्राइंगल था, ये मतलब आप मान के चलो कि ट्रेनिंग में कई बार एग्जीक्यूट हुआ है, कई सारी ट्रेनिंग ड्रिल्स में ये चीज़ देखने को मिली है कि ये जो लेफ्ट साइड का ट्राइंगल था, ये स्ट्रैटेजी थी, ये कोई तुक्का नहीं था जबी अलोंसो का। इससे फायदा क्या हुआ, इस लेफ्ट साइड की स्ट्रैटेजी की वजह से जो राइट बैक था ना पचुका का, उसको हमेशा वाइड रहना पड़ रहा था, क्योंकि उसको पता था फ्रैन गार्सिया यहाँ से आगे आ रहा है, ये अटैक करेगा, कुछ ना कुछ चांसेस बनाएगा, ओवरलैप रन बनाएगा विद विनीसियस, तो उसके राइट बैक को ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना पड़ रहा था, जिसकी वजह से स्पेस वहाँ पे खाली मिल रहा था। उसी स्पेस का बेनिफिट उठाया जूड बेलिंगम ने एंड ही स्कोर्ड द गोल,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पहले देखने को नहीं मिलती थी क्योंकि हमारे मिडफील्डर तो डिफेंडिंग कर रहे होते थे। हमारा आगे तो सिर्फ एक जने के ऊपर डिपेंड करता था कि अम्बापे या विनीसियस में से किसी को बॉल मिल गई तो गोल मार दे तो मार दे। बट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एक इस तरीके का अटैक आपको देखने को मिला है जो प्रॉपर भाई एक तरीके से सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिसमें आपका विंग बैक इन्वॉल्व था, आपका लेफ्ट बैक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, विंग से बॉल जा रही थी, आपके डिफेंडर आगे आ रहा था, आपके मिडफील्डर फ्लिक दे रहे थे। ये जो ओवरऑल ये जो टैक्टिक है ना, ये टैक्टिक हमें कार्लो एंचेलोटी के अंडर भाई कभी नहीं दिखी। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है लेफ्ट साइड ट्राइंगल वाला जो मुझे ऐसा लगता है कि होते रहना चाहिए आगे, और कल के मैच में यह दिखा दिया भाई कितना एक तरीके से फ्रूटफुल तरीका है ये हमारे लिए। उसके बाद फोर्थ आते हैं कोर्तुआ इन द लॉन्ग शॉट ट्रैप। भाई कल कोर्तुआ की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तारीफ हम बाकी प्लेयर्स की कर रहे हैं उससे ज़्यादा तारीफ हमें कहीं ना कहीं कोर्तुआ की करनी पड़ेगी। 10 शॉट सेव करें, किसी भी कीपर ने आज तक क्लब वर्ल्ड कप में इतने शॉट सेव नहीं करे। आई थिंक 7 उसने चैंपियंस लीग फाइनल में करे थे, 7 या 8, उससे ज़्यादा जो शॉट है कल भाई कोर्तुआ ने जो है सेव कर दिए। अब इसमें एक टैक्टिक थी छोटी सी जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। पचुका ने कम से कम 25 शॉट्स लिए जिसमें से जो उनके 17 थे वो ऑलमोस्ट पेनल्टी एरिया से बाहर से आए थे। ठीक है, अब मैं इससे क्या, ऑब्वियसली उनमें से जो 10 शॉट थे वो तो थियागो कोर्तुआ ने सेव कर लिए। तो इसमें कहना क्या चाह रहा हूं, जो मैड्रिड की 10 मैन जो टीम थी उन्होंने पचुका को इस तरीके से ब्लॉक करा कि उन्होंने उनको डी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आने दिया। मतलब उनको एक तरीके से ब्लॉक करके नैरो रखा और उनको इन्वाइट करा कि भाई आप दूर से लो क्वालिटी के लॉन्ग शॉट मारते रहो। ऑब्वियसली इसमें कोर्तुआ का रोल काफ़ी बढ़ गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया जबी अलोंसो ने। बट ये टैक्टिक बहुत ज़बरदस्त थी क्योंकि उनको पता था कि उनके पास इतने आदमी नहीं है कि वो डी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से डिफेंडिंग कर पाएंगे या सेव कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इनको दूर से मारने दो, हम इस तरीके से इनको नैरो कर देंगे, हम इतना स्पेस ही नहीं देंगे कि वो क्या करेगा, आखिरी में उसको शॉर्ट ऑन टारगेट लेना पड़ेगा। और आप देखना कई बार उनकी टीम के कितने सारे प्लेयर्स ने दूर से ऑलमोस्ट बहुत जगह से शॉर्ट ऑन टारगेट मारे थे जो डी के अंदर से मारने की कोशिश कर रहे थे। दैट वाज जस्ट द हेडर्स, कॉर्नर्स पे या फ्री किक्स वगैरह पे जो उनको मिली, सेट पीसेस पे वो लोग कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा गोल्स के लिए वो डी के अंदर आए नहीं। व्हाट अ फैंटास्टिक टैक्टिक फ्रॉम जबी अलोंसो। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि कोर्तुआ जो है, थीबू कोर्तुआ जो है, वो रियल मैड्रिड के लिए, जबी अलोंसो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। वो सिर्फ आपको लॉन्ग बॉल देके वो खत्म नहीं होने वाला। कल आपने ध्यान दिया हो तो शॉर्ट पासेस देके वो गेम भी बना रहा था। जब प्लेयर्स प्रेस कर रहे थे तो वो वापस जब डिफेंडर उनके अटैकर्स हमारे डिफेंडर्स को प्रेस कर रहे थे तो कोर्तुआ एक एक्स्ट्रा थर्ड मैन की तरह वहां पे आ रहा था। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर रियल मैड्रिड। एंड यस्टरडे मतलब 1-2 सेव जो ऐसी थी जो भाई बिल्कुल मतलब भाई ने बचा लिया, और उसके अलावा मोस्टली सेव वर कंफर्टेबल। तो ये सब सोची समझी प्लानिंग थी जो जबी अलोंसो ने करी थी। एंड हैट्स ऑफ टू जबी अलोंसो भाई, टू बी ऑनेस्ट, इस टाइप की स्ट्रैटेजी सोचने के लिए। उसके बाद आते 5th पॉइंट, इसमें था स्लोइंग द गेम इन 37 डिग्रीज हीट। तो भाई 37 जो शार्लेट में कल 99.5 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्रीज के आसपास का टेम्परेचर था, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। हम सबको दिख रहा था हर 30 मिनट में उनका ड्रिंक्स ब्रेक वगैरह भी हो रहा था, और मैड्रिड जो है बॉल मतलब रेड कार्ड भी वहाँ पे खा चुकी थी। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी कि रेड कार्ड खाने के बाद जबी अलोंसो ने अपनी टीम को थोड़ा रिलैक्स करने को बोला। यानी कि रियल मैड्रिड जहां यूजुअली 7 से 8 पास कर रही थी वहां पे वो कम से कम 20 मोर सेकंड्स ले रहे थे बॉल के ऊपर, सो दैट उनको अपनी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना करनी पड़े। आप जाके हाईलाइट देखना, आप देखना कि रेड कार्ड मिलने के बाद रियल मैड्रिड ज़्यादा टाइम ले रही थी बॉल के ऊपर, ज़्यादा पोजेशन बना रहे थे, ताकि मतलब एक तरीके से जो प्लेयर थे वो अपनी शेप में आ रहे थे, अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहे थे, और उस एनर्जी को बचा रहे थे कि भाई बाद में हमें जो है मे बी काउंटर पे स्प्रिंट मारना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। बट अगर आप नोटिस करोगे तो रियल मैड्रिड अपने एरिया में, इनिशियली मुझे भी उस टाइम लग रहा था कि यार कर क्या रहे हैं, हल्की सी भी बॉल छीनी तो यहाँ पे सीधा गोल पड़ जाएगा, बट ऑब्वियसली दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। रियल मैड्रिड हैड अ लॉन्गर पोजेशन देयर। वो हमेशा जैसे अगर पहले वो 7-8 सेकंड बाद मतलब आगे जा रहे थे, उस टाइम वो ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स ले रहे थे कि और थोड़े से भाई पास करके बढ़िया हम जो है आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्निक थी जिससे कि आपके एक तो जो पोजीशन है वो डबल हुआ, उसके बाद आप मानो कि जो आपकी टीम थी वो कॉन्फिडेंट थी बॉल पे, और कल रियल मैड्रिड ने बहुत ही फैंटास्टिक पासिंग दिखाई भाई। अगर आप पूरा मैच देखो, पोजीशन था हमारे पास अल हिलाल के मुकाबले सबसे ज़बरदस्त हमारे पास पोजीशन रहा है, उसके बाद हमारे पासेस भी कंप्लीट हुए हैं। तो ये ना टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और इसी कॉन्फिडेंस के चलते रियल मैड्रिड ने गोल स्कोर करे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। मतलब पूरी टीम वॉज इन्वॉल्व कहीं ना कहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि एक ही बंदे ने गोल मार दिया, पीछे से लेके आगे तक एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व इन द गोल्स। एंड ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक थी। नहीं तो कोच क्या होता है, रश करवा देते कि अरे भाई नहीं मेहनत करो, पीछे जाओ, आगे आओ। नहीं, टेक योर टाइम।
रिलैक्स, लेट देम अप्रोच यू, लेट देम मेक मिस्टेक, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उनको थकाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको दिखा भी होगा कि पचुका एक टाइम के बाद आके उनकी इंटेंसिटी बहुत लो हो गई थी, उनकी इंटेंसिटी आखिरी के 10 मिनट में बढ़ती हुई दिखी थी जब उनके 3 से 4 प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो गए थे। ठीक है, तो स्लोइंग द गेम बहुत ही फैंटास्टिक नई टेक्निक जो है मुझे देखने को मिली है कहीं ना कहीं से। उसके बाद भाई चुआमनी के बारे में हमें बात करनी चाहिए। मैंने शुरुआत में भी बोला भाई व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेयर वी हैव। सीडीएम, सेंटर बैक, कोई भी रोल खिला लो, जैसे एसेंसियो को रेड कार्ड मिला, चुआमनी भाई बेचारा हाउसन के साथ पीछे गया पार्टनरशिप करने, एंड 7 क्लियरेंसेस करी, 93% पास रेट करा, और ये यूजुअली वो नंबर्स हैं जो वो एज अ मिडफील्डर करता है, बट ये नंबर्स उसने बीइंग अ सेंटर बैक करे, और उसके साथ साथ सालोमन रॉन्डन वगैरह को भाई अगले ने मार्क तक करा है। जब तक रुडिगर नहीं आया बाद में, तब उसकी थोड़ी बेचारी की जान में जान आई। व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेयर वी हैव, जो कभी कंप्लेंट नहीं करता है, कभी कुछ नहीं बोलता है, जिस पोजीशन में रियल मैड्रिड को जरूरत है वो उस पोजीशन में खेलता है, और उसके बावजूद कुछ फैंस कहते हैं कि इसको बेच दो भाई, बढ़िया नहीं खेल रहा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता किस बेसिस पे बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये जो काम डिस्प्ले था चुआमनी का, इसने क्या हेल्प करी, इसने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को आगे जाने का मौका दिया। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रेंट जो पीछे जगह छोड़ रहा था, चुआमनी ने वो जगह भी कवर करी, और कंसिडरिंग कि हम ऑलरेडी 10 मैन थे, तो आप ये मान के चलो कि आपने एक ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि आपने एक ट्रू डिफेंडर पीछे कहीं छोड़ा हुआ है। ऑब्वियसली वो डिफेंडर नहीं है, वो एक सीडीएम है कहीं ना कहीं, बट रियल मैड्रिड को अपने जो सेंटर बैक की लिस्ट में है उसमें भाई एक सेंटर बैक और रख सकते हो आप चुआमनी, एंड उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद कहीं पे भी ये नहीं लगा कि हम एक सेंटर बैक मिस कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन ये एक कॉन्फिडेंस होता है जो एक कोच प्लेयर को देता है, और वो कॉन्फिडेंस जबी अलोंसो ने चुआमनी को दिया कि भाई तू इंपॉर्टेंट है मेरी टीम के लिए। वही कॉन्फिडेंस आर्दा ग्यूलर को दे रहे हैं जबी अलोंसो। तभी मैं बोलता हूँ कि नो डिसरिस्पेक्ट टू कार्लो एंचेलोटी, बट एक जब अपनी एज के आसपास का थोड़ा यंग जो कोच होता है ना, उसको पता होता है इन लॉन्डो को क्या चाहिए सुनने के लिए, वही उनको सुनाता है, और ये सारी चीज़ें आपको ना परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की दिख रही हैं, और आपको ये चीज माननी पड़ेगी। सो अगेन ग्रेट परफॉर्मेंस बाय चुआमनी भाई, हैट्स ऑफ टू दिस गाय, थैंक यू फॉर सेविंग अस। यस, तो गाइज ये थी कुछ 5 से 7 चीजें जो मुझे पर्सनली लगा कि रियल मैड्रिड कल कुछ अलग कर रही थी। कल दिख रहा था कि ये जबी अलोंसो की रियल मैड्रिड है। आपको क्या लगता है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, वो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो काइंडली लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।